तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर आप किसी को अपना मान लो तो चाहे वो आपका उस सगा हो या फिर ना हो, चाहे आपका उससे ब्लड रिलेशन हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आपने उसे मान लिया है तो सगे से ज़्यादा आपको उसे तवज्जो देनी चाहिए। जो रिश्ता आप सगा होने पर निभाते वही रिश्ता आपको निभाना चाहिए। जो रिश्तों में पवित्रता एक सगे रिश्ते में होनी चाहिए वही पवित्रता आपको इस रिश्ते में भी दिखानी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर आप नहीं दिखाते हैं, उस रिश्ते को कुछ अलग तरीके से लेते हैं, चूँकि आपका सगा नहीं है तो अलग तरीके से उसमें व्यवहार करते हैं, तो बाद में इसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों का परिणाम ऐसा हो जाता है कि शायद आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी उस दर्द को नहीं भूल सकती। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, और इसी बिलासपुर में एक आदमी जिसका नाम संजीव त्रिपाठी उर्फ संजू त्रिपाठी, कुतुदंड में इसका घर था। 30-32 साल या फिर 35 साल इसकी उम्र थी। कहा जाता है कि संजू त्रिपाठी जब निकलता था तो लोगों में एक दहशत मच जाती थी कि आज सड़क पे संजू निकला है, कब किसको मार देगा, कब किससे रंगदारी मान लेगा, कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं है, कब किसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। थाने में भी इसके खिलाफ लगभग दर्जनों मुकदमे दर्ज। अपने आप में हिस्ट्री सीटर, कांग्रेस से महामंत्री भी रह चुका था तो पार्टी में भी अच्छी खासी कद काठी। लेकिन इसी बीच सारी चीज़ें इसकी ठीक ठाक चल रही थी। अच्छा खासा दबंग छवि का इसका व्यवहार था, इलाके में इसकी दहशत थी। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद 14 दिसंबर साल 2022 इसी तारीख को अचानक से लोगों के कानों में गोली तड़तड़ाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सिकरी बाईपास में एक जगह है तुर्का डी, वहीं से आती है। वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे फ़ौरन देखते हैं कि गोली की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो देखते हैं कि एक कार है, उसमें एक आदमी बैठा है। अगल बगल 2 कार खड़ी हैं, दोनों कार से शूटर्स इस गाड़ी पे गोली बरसा रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ गोली चल रही है। कुछ देर तक गोली चलती है। चलने के बाद जब शूटर को लगता है कि ये आदमी मर चुका है, फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं। शूटर अपनी गाड़ी को भगाते हुए 9-11 हो जाते हैं। अब आसपास के जो लोग थे डरते डरते उस गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी देखते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर संजू त्रिपाठी मरा पड़ा है। अब लोगों में एक तरह से खुशी भी थी कि एक तरह से एक जो दुर्दांत अपराधी था, लोगों में दशकों से दहशत मचाया हुआ था, उसको किसी ने मार दिया। लेकिन अब इसके साथ जिज्ञासा भी थी कि एक आदमी जो इतना बड़ा अपराधी हो उसको किसने मारा। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि इस हिसाब से संजू त्रिपाठी का कत्ल हो गया है और किसी ने, एक गैंग ने, किसी ने कहना गलत होगा, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। अब पुलिस आती है, बॉडी को गाड़ी से निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरा मामला जैसे ही लोगों के सामने से बाहर आता है, मीडिया में जाता है, तो एक तरह से ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हत्याकांड बन जाता है। क्योंकि जिसे मारा गया था वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। कांग्रेस से महामंत्री भी था, चुनाव वगैरह भी लड़ा था और लोगों में दहशत थी। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, ऊंची ऊंची लोगों के बीच उठना बैठना था। अब मामला बढ़ा। मामला बढ़ने के साथ साथ पुलिस वालों पे भी प्रेशर बना, पक्ष विपक्ष भी होने लगा। चूँकि कांग्रेस का नेता था और यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो भले ही ये अपराधी था लेकिन कांग्रेस का नेता था, तो कांग्रेसियों ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया। अब पुलिस पे दोहरा प्रेशर। पहला तो इसे किसने मारा, और अगर मारा तो इसका मतलब कोई नई गैंग पनप रही है। दूसरा, सत्ता का दबाव था कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। और तीसरा, विपक्ष का प्रेशर था कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अब पुलिस वाले सबसे पहले ये पता करते हैं कि मारने वाले कौन थे। लोगों से पूछते हैं, जो भी वहाँ पे चश्मदीद थे उनसे पूछा जाता है कि आपने मारने वालों में से किसी को देखा, तो सारे लोग बताते हैं कि हाँ साहब देखा। फिर पूछते हैं कि अच्छा कहाँ के लोग थे। इस पे आसपास के लोग कहते हैं कि साहब ये लोग कहाँ के थे ये नहीं पता। अब आदमी शक्ल देख रहा है लेकिन शक्ल पहचान नहीं रहा, तो इसका मतलब आदमी यहाँ के तो थे नहीं, कहीं बाहर के थे। लिहाजा अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जितने बॉर्डर थे उनको सील किया जाता है। बॉर्डर सील किया जाता है। सील करने के बाद चेक किया जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। सारी गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जाता है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं, कायदे से 12-14 घंटे बीत गए। किसी भी टोल नाके से जो आउटर था, यानी जो एग्ज़िट था पूरे छत्तीसगढ़ का अलग अलग जगहों पे,
वहाँ से कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी प्राप्त ही नहीं हुई, कोई गाड़ी गुजरी ही नहीं जिस पे थोड़ा भी डाउट किया जा सके। अब पुलिस वालों को लगा कि इसका मतलब जो शूटर हैं अभी छत्तीसगढ़ में ही है। अब छत्तीसगढ़ में है तो इसका मतलब लोकल टोल प्लाजा जरूर वो क्रॉस किए होंगे। अब लोकल टोल प्लाजों पे भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, हर एक गाड़ी को बारीकी से चेक की जाती है, हर एक गाड़ी की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। और जब से मर्डर हुआ था उस टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक हर एक टोल नाके पे लगभग 50 से ज़्यादा टोल नाके थे अलग अलग जगहों पे। इन 50 टोल नाकों को बारीकी से चेक किया जाता है, हर जगह से खंगाला जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि किसी भी टोल नाके पे कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी मिली ही नहीं जिस पे थोड़ा भी डाउट हो। अब 2 दिन बीत गया और इतना बड़ा हत्याकांड, लगभग 5 से 6 गोली एक आदमी को मारी गई। भले हिस्ट्री सीटर था लेकिन मामला तूल पकड़ा। अब इसके बाद पुलिस पे और प्रेशर बनता गया, पुलिस वाले और एड़ी चोटी का जोर लगाते गए। अब उन्हें जब टोल नाकों से सीसीटीवी कैमरों से कुछ मिला नहीं, तब उन्हें लगा कि चलो आसपास के इस रोड पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जाए। टोटल 1000 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। हर सीसीटीवी कैमरे में कुछ अलग दिखता है, हर सीसीटीवी में कुछ अलग नई चीज़ दिखाई देती है। किसी में गाड़ी कैद होती है, किसी में नहीं कैद होती। यानी इस कैमरे के जाल में जो पुलिस वाले थे वो खुद उलझ के रह गए थे। 3-4 दिन और बीत गया। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो एक बार आसपास के जितने मोबाइल टावर हैं उनको खंगाला जाए। अब पुलिस वालों की टीम भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो ये टेक्निकल टीम थी जो ये सारे काम कर रही थी, सीसीटीवी कैमरों को खंगालना, मोबाइल टावर्स खंगालना, अलग अलग कॉल डिटेल निकालवाना। इसके विपरीत एक और टीम थी जो थोड़ा डीप में जाके जांच कर रही थी। और अक्सर आपने सुना होगा कि दीपक तले अंधेरा, और यही सारी बात इस कहानी में अभी तक हो रही थी। दरअसल पुलिस वाले जो इतना हाय तौबा कर रहे थे, अगर इसके पहले, अगर 1 महीने पहले जो एक मुकदमा हुआ था उसको ही ध्यान से याद कर लेते तो शायद ये मामला पानी की तरह साफ था। पुलिस वालों की एक टीम तो इधर तैयारी कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल रही थी। लेकिन जब दूसरी टीम थोड़ा सा डीप में गई तब उसे एक बात पता चली कि जो मरने वाला संजू त्रिपाठी है उसका उसके ही छोटे भाई कपिल से बिल्कुल भी खराब संबंध थे। ना उन दोनों भाइयों में कहीं पटती थी, ना ही एक दूसरे के साथ रहते थे। और 1 महीने पहले कपिल संजू के घर गया था, यानी अपने ही सगे बड़े भाई के घर। दोनों में बातचीत हुई, ज़मीन को लेके थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था। और इसी बीच जो संजू है फरसे से अपने ही छोटे भाई के सर पे वार करता है। सर फट जाता है। फ़ौरन ही जो उसका पिता है जय नारायण तिवारी उसको लेके हॉस्पिटल जाता है, वहाँ से अपने बेटे को लेके भागता है। हॉस्पिटल में फिर पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस जाती है और जाने के बाद FIR वगैरह दर्ज करती है। यानी उसने अपने ही छोटे भाई पे हमला किया था 1 महीने पहले और भाई बुरी तरह घायल था। तो शक की जो सुई थी अब वो छोटे भाई पे ही घूम के आती है। पुलिस वाले छोटे भाई से पूछताछ करने के लिए घर पे जाते हैं। तब पता चलता है कि छोटा भाई तो 1 महीने से, माफ़ कीजिएगा 1 हफ्ते से गायब है, यानी जब से मर्डर हुआ है। अब छोटा भाई हत्या के बाद से जस्ट गायब। पुलिस वालों को पुख्ता यकीन हो गया कि कत्ल में छोटे भाई का हाथ है। अब छोटा भाई का हाथ है और मारने वाले कई लोग थे, यानी छोटे भाई ने या तो दोस्तों के साथ मारा होगा या फिर सुपारी दी होगी। अब पुलिस वाले थोड़े से और डीप में जाते हैं और डीप में जाने के साथ साथ संजू और कपिल के पिता जय नारायण, उनकी बेटी, उनके दामाद और इस कपिल के साले को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लेके जाते हैं। कपिल की भी तलाश की जाती है। काफ़ी मशक्क़त होती है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगहों पे, कभी यूपी, कभी MP, कभी राजस्थान, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल। पुलिस वाले अलग अलग जगहों पे दौड़ रहे थे, अलग अलग जगह की खाक छान रहे थे। अंत में पुलिस वाले अपने जब मुखबिर वगैरह एक्टिव करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह सर्विलांस पे लगता है, तो लखनऊ एक्सप्रेस वे से कपिल की सूचना मिलती है कि कपिल इसी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। अब गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है तो पुलिस की एक टीम वहाँ जाती है, एक्सप्रेस वे पे उस बस को रोकती है। कपिल उसमें सो रहा था। कपिल को उठाती है, उठाने के बाद साथ लाती है। कपिल का मोबाइल भी मिलता है, मोबाइल की बारीकी से चेक की जाती है, जांच की जाती है और पूरी जांच पड़ताल में एक रिकॉर्डिंग निकल के सामने आई। और यही रिकॉर्डिंग सबूत थी कि इस पूरे हत्याकांड में
कपिल और उसका पूरा परिवार शामिल था। दरअसल कपिल अपने पिता से उस रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था। कपिल अपने पिता को बता रहा था कि चाहे जैसे हो इसको मारना है, ये अगर नहीं मारेगा तो उस बेचारी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बेचारी की ज़िंदगी इसने नरक बना दी है तो उसको मरना पड़ेगा, और अगर ये ज़िंदा रहा तो हम लोग को ये चैन से जीने नहीं देगा, और अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी की तैयारी भी मैंने कर ली है। ये टोटल 5 से 6 शब्द कपिल ने बोले थे। पिता भी उसमें सहमति के साथ हाँ कर रहा था। तो इस बात से पूरी संतुष्टि हो चुकी थी, पूरा सबूत मिल चुका था कि हत्याकांड में उसका भाई छोटा कपिल और उसका पिता जयनारायण त्रिपाठी ही शामिल था। अब इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कुख्यात बदमाश, और ऐसा भी नहीं था कि ये अकेला बदमाश था, तीनों ही लोग बदमाश थे। जयनारायण जो उसका पिता था वो भी अपने टाइम का छटा हुआ बदमाश, कपिल भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा बदमाश था, और संजीव तो एक अव्वल दर्जे का बदमाश था। तो ऐसा क्या वाकया हो गया था, इन दोनों में ऐसी कौन सी बात थी, और वो लड़की कौन थी जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी? ये सारे सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं कपिल से और जयनारायण तिवारी से, तो काफ़ी देर तक ये दोनों घुमाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के डंडे में अजीब ताकत होती है, कहीं से भी कुछ भी निकलवा लेती है। तो अंत में इन दोनों को टूटना पड़ा। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तब जाके इन दोनों ने कहानी बताई, और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 30-40 साल पहले। जयनारायण तिवारी उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक आदमी, छोटा मोटा मामूली सा, उत्तर प्रदेश से निकलता है। निकलने के बाद नौकरी करने के लिए चला जाता है छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो बिलासपुर में एक किराए का मकान वगैरह लेके वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करता है। नौकरी करने के साथ साथ एक दमदार छवि के रूप में वहाँ पे उभरता है। कभी दुकानदार से झगड़ा करता, उसको मारपीट देता, कभी सड़क पे किसी सब्जी वाले से झगड़ा करता, उसको मारपीट देता। देखते ही देखते एक खास मोहल्ले में इसका एक दबदबा हुआ। इसने फिर अपनी छवि को और बढ़ाया, धीरे धीरे आसपास के लोगों में इसका दबदबा हुआ। अब इसके पास कुछ लोग आने लगे, इसके पास लोगों का जमावड़ा लगने लगा। इसके अपने कुछ लठैत थे, कुछ अपने इसके बाउंसर्स थे, गनर थे। ये आए दिन किसी को मार देता, आए दिन किसी की ज़मीन कब्जा कर लेता, आए दिन किसी से रंगदारी मांग लेता। यानी अपने समय का ये छटा हुआ बदमाश था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। कपिल के 2 बेटे हुए, माफ़ कीजिएगा, जयनारायण के 2 बेटे हुए। पहला बेटा हुआ बड़ा वाला संजीव उर्फ संजू, और दूसरा होता है कपिल। 2 बेटियां भी हुई, दोनों बेटियों की इसने शादी कर दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, संजू जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो साल 1992 में एक बार एक इसका दोस्त था, ये भी स्कूल में था। वो दोस्त पैसे लेके आता है, इसके पास पैसा नहीं होता। अब इसको लगता है कि ये पैसा मुझे दे दे, ये उस दोस्त से मांगता है। उसका दोस्त मना कर देता, कहता है कि मेरी माँ ने मुझे दिया है। इस पे संजू अपने उस दोस्त को इस कदर मारता है कि उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो जाता है, मानो उसकी हलक में जान आ जाती है। हॉस्पिटल जाता है, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। और साल 1992 में जब ये जुवेनाइल था, तभी इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज होता है। पहला मुकदमा दर्ज हुआ। पिता को कायदे से डांटना चाहिए था, फटकारना चाहिए था, लेकिन सत्ता और ताकत के मद में चूर इसको लगा कि शेर के घर में शेर पैदा हुआ है। अपने बेटे को और बढ़ाता है, बढ़ाने के साथ साथ और कहता है कि ये तो छोटा मामला है, तुम और आओ, कब्जे करो, ज़मीन अपनाओ। अब बाप का सहारा मिला, बेटा खुद अपराधी था। कहते हैं कि राक्षस के घर राक्षस ही पैदा होता है। अब जितना दहशत और जितनी फहरिस्त जयनारायण ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं फैलाई थी, संजीव ने कुछ सालों में फैला दी। धीरे धीरे छवि बढ़ती गई, धीरे धीरे इसका नाम बढ़ता गया, इसका रुतबा बढ़ता गया। लोग इससे डरने लगे, और कहा जाता है कि पिता पुत्र और कपिल पे मिला के 100 से ज़्यादा हत्या, रंगदारी, लूटपाट, ज़मीन कब्जा करना, 376 रेप करना, पास्को एक्ट, और न जाने कितनी कितनी धाराओं में इनका नाम दर्ज था। अब पिता को भी खुशी हो रही थी कि जितनी गुंडाई, जितनी दबंगई मैंने नहीं फैलाई, उससे ज़्यादा मेरा बेटा फैला रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा, और इस बीच एक लड़की को जयनारायण त्रिपाठी गोद लेता है। अब लोकल लोगों में ये भी कहा सुनी है कि गोद नहीं लिया था, खरीदा था। लेकिन जो फैक्ट है, जो अभी तक लिखा पढ़ी में, उस हिसाब से जयनारायण त्रिपाठी एक लड़की को गोद लेता है। गोद लेने के साथ साथ उस लड़की को पालता पोसता है, बड़ा करता है। और इसी बीच एक दिन संजू देखता है कि जो उसका पिता जयनारायण है,
अपनी इस बेटी ही के साथ यानी मुंहबोली बेटी के साथ नाजायज़ हालत में है। अब पिता को नाजायज़ हालत में देखता है तो कौन कहे कि ये समझाए, अपने पिता से गुस्सा करे। ये अपने पिता को हटाता है और ख़ुद भी अपनी बहन से, अपने उस मुंहबोली बहन के साथ सेक्स करता है। आए दिन उस लड़की के साथ अभी ये यौन शोषण करता है, दिन गलत काम करता। पिता को भी धीरे धीरे लग रहा था कि शायद मैंने तो एक ही बार किया, इसने न जाने कितनी बार की। पिता सोचता है कि चलो अब इस लड़की की शादी करा देते हैं, यहाँ से चली जाएगी, इसकी ज़िंदगी जो नर्क है वो शायद कुछ सुधर जाए। पिता उस लड़की की शादी करा देता है इस उम्मीद में कि इसकी शादी हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। लेकिन शादी होने के बाद भी जो संजू था इस लड़की को आए दिन बुलाता, आए दिन अपने जीजा से कहता कि लेके आओ, और उससे अनैतिक काम करता। जीजा को रूम के बाहर खुद चौकीदारी करने के लिए कह देता कि देखना कोई आ ना पाए। यानी इसकी जो गुंडई थी, इसकी जो दबंगई थी, बाहर वालों के साथ साथ अब घर वालों पे ही एक तरह से हावी होती जा रही थी। और जो पिता का भी खुश था कि मेरा बेटा एक इतना अच्छा गुंडा है, इतना बड़ा बदमाश है, आज उसी का लॉलीपॉप, उसी के गले की हड्डी बन गई। अब बहन भी परेशान, जयनारायण भी परेशान। अब धीरे धीरे कपिल भी बड़ा हो रहा था तो कपिल भी चाहता है कि कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, मैं भी कुछ काम करूं। कपिल जब ये सब बातें करता तो संजू इसको भी मारता पीटता, पिता कुछ कहता तो पिता को भी मार देता। यानी ये पूरा परिवार एक तरफ और संजू एक तरफ। अब सबको लगता है कि यार इसके साथ रहने का मतलब है रोज़ रोज़ ये मारेगा पीटेगा, तो सब अलग अलग जगह रहने लगे। पैसे की कमी नहीं थी तो कपिल भी अपना एक फार्म हाउस बनवा लेता है और संजू भी अलग रहने लगता है। अब इसी बीच प्रॉपर्टी को लेके अलग अलग विवाद हुए और विवाद इस कदर बढ़ गया और उस लड़की से टॉर्चर भी इस कदर बढ़ गया कि इन लोगों ने फिर प्लान बना लिया कि अब अगर संजू जिंदा रहा तो हम लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। अब संजू को मारना था, लेकिन मारा कैसे जाए। तभी कपिल को याद आता है कि पिछले टाइम जब वो जेल गया था तो एक लड़का मिला था उसे, जिसका नाम था नाम तो एग्जैक्टली मुझे, हाँ, प्रसिन गुप्ता। प्रसिन गुप्ता उसे मिला था। प्रसिन गुप्ता एक शार्प शूटर था। ये जाता है यूपी, प्रसिन से कांटेक्ट करता है, प्रसिन को बताता है कि मेरे भाई से मेरे संबंध अच्छे नहीं है, उसको मारना है। और ये बात हो रही है नवंबर 2022 की। प्रसिन भी खुश हो जाता है कि चलो सुपारी मिलेगी, सारे शूटर का नाम और डेट वगैरह फिक्स होती है, पैसे तय कर दिए जाते हैं। प्रसिन अपने दोस्तों से बताता है कि जाना है छत्तीसगढ़, मर्डर करना है, और प्रसिन के दोस्त भी रेडी हो जाते हैं। टोटल 5 शूटर 10 लाख रुपए में बुक होते हैं। 14 तारीख को ये सारे शूटर आते हैं, 14 नवंबर को आते हैं। आने के बाद जगह वगैरह देखते हैं। इसी बीच एक शूटर के घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग फिर लौट जाते हैं। फिर से आते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को फिर से आते हैं। आने के बाद इसी कपिल के फार्म हाउस पे रहते हैं। वहाँ पे शराब, कबाब, सबाब, इन सारी चीज़ों का इंतजाम कपिल करता है। साथ ही बताता है कि जो मेरा बड़ा भाई है गांव में 2 या 3 दिन में एक बार जाता है, और मारना है तो यहीं पे जो सकरी बाईपास है वहीं पे मार सकते हो। अब 3-4 दिन ये लोग रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद फिर से यूपी लौट जाते हैं। लौटने के साथ साथ फिर से आते हैं ये लोग 10 तारीख को। 10 तारीख को फिर से आते हैं इसी जगह पे, इसी के फार्म हाउस पे फिर से रुकते हैं, रेकी करते हैं, डेट वगैरह मुकर्रर करते हैं। और 14 दिसंबर साल 2022 को जब संजीव अपने घर से आता है फार्म हाउस पे, यानी उसके गांव में जो उसका फार्म हाउस था, तभी इन शूटरों को पता चल जाता है कि अभी आ चुका है और थोड़े टाइम में लौटेगा। अब शूटर 2 गाड़ियों में इसका इंतज़ार करते हैं, अलग अलग जगहों पे इसकी रेकी करते हैं। रेकी करने के साथ साथ अंत में जैसे ही ये सिकरी बाईपास पे तुर्काडी मोड़ पे पहुंचता है, वहीं पे एक ब्रेकर था, तो ब्रेकर की वजह से ये गाड़ी धीमी करता है। और जैसे ही धीमी करता है तो सेम जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आती हैं, दोनों गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं, सेम उसी हिसाब से इसको दोनों गाड़ियाँ आती हैं, ओवरटेक करती हैं। तुरंत ही इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की जाती है। बौछार करने के बाद फ़ौरन इसकी मौत होती है, चूँकि एक गोली दिमाग में, बाकी 3-4 गोलियां सीने में और अलग अलग सेंसिटिव पार्ट में लगी थी। मरने के बाद फिर तुरंत शूटर वहाँ से कुछ दूर जाते हैं, गाड़ी को छोड़ते हैं, फिर अपने अपने सुविधानुसार अलग अलग जगह भाग जाते हैं। अब ये तो पूरी कहानी रही, लेकिन इस कहानी में एक और बात निकल के सामने है जो शायद किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। इधर ये हत्याकांड हुआ, उसी बीच इसी जगह पे एक स्कूल था
बेलतरा स्कूल। इस स्कूल में संजू त्रिपाठी के मरने की वजह से जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि एक बड़े महान आदमी मर गए हैं, 2 मिनट का आप मौन रखिए। मौन रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ऐसे महान शख्सियत की मरने की वजह से आज स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। आप सोच के देखिए कि लोगों की मानसिकता, लोगों का दिमाग किस तरह बैठ गया है। लोग अपनी जात के और अपने धर्म के या फिर अपने सगे होने की वजह से ना उन्हें अच्छा दिखाई देता, ना उन्हें बुरा दिखाई देता है। और एक गैंगस्टर, एक ऐसे रेपिस्ट जो अपनी ही मुंह बोली बहन से ऐसे काम कर रहा था, और ऐसे परिवार का तो कुछ कहना ही नहीं है। ऐसे लोगों के मरने के बाद भी 2 मिनट का मौन और स्कूल में छुट्टी की। बाद में प्रिंसिपल ने सफाई दी कि जो ये कपिल है उसकी पत्नी इसी स्कूल में पढ़ाती थी। अगर ऐसा भी हुआ तब भी छुट्टी होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मरने वाला स्कूल का स्टॉप नहीं था। इसके बाद अलग अलग जगहों पे छापेमारी की गई। कुछ जगह से यूपी से कुछ शूटर गिरफ्तार किए गए, अभी बाकी शूटर शायद गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। लेकिन किस हिसाब से एक दुर्दांत अपराधी और उसका दुर्दांत परिवार आपस में ही कटा मरा, इसकी कहानी और ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे। और मेरा सवाल था कि ताजमहल जो बना है, उतनी भव्य इमारत, न जाने कितने टन उसका वज़न होगा, ये महज लकड़ी के बम्बू पे टिका है और पता नहीं कितनी सदी से टिका है। तो इसका क्या कारण है, वो लकड़ी कौन सी है? तो सही जवाब दिया है असगर अंसारी जी हैं, सागर जी हैं, तबरेज़ खान जी हैं, जैक स्पैरो जी हैं। और इसका सही जवाब है आबनूस यानी वोंटे। और ये लकड़ी ऐसी होती है कि जब तक ये लकड़ी नम रहेगी, यानी इसमें ह्यूमिडिटी बरकरार रहेगी, तब तक ये लकड़ी टूट नहीं सकती, ये लकड़ी ख़राब नहीं हो सकती, यानी इसकी ताकत ही नमी है। अब चूँकि ये यमुना के किनारे है और अलग अलग एक वाटर चैम्बर भी वहाँ पे बनाया गया है, जिससे लकड़ी टाइम टाइम पे नम होती रहती है और अभी तक ये बरकरार है। अब आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। मैगी आप सबने खाई होगी और घर पे अगर बनती है तो अक्सर आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि घर वाले मना करते हैं कि मैगी ना खाया जाए। मैगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंस्टेंट नूडल्स जितने होते हैं वो भी हानिकारक है। लेकिन एक ऐसा देश था कि जब इंस्टेंट नूडल बना था 1958 में, तो उस देश ने इस इंस्टेंट नूडल यानी कायदे से साफ शब्दों में कहें तो इस मैगी को सबसे बड़ा इन्वेंशन यानी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन साल 2000, मतलब जो 2000 वाली सदी है, उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन माना था इसको। इतने बड़े तमगे से सम्मानित किया था। तो कौन सा देश था, इसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो आप बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।